नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। एक और कांग्रेस का दावा है कि वो अगली सरकार बना रही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह लगातार कह रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार। जजपा में लड़ाई मची है। वहां के नेता निकल करके कोई भाजपा में जा रहा है तो कोई कांग्रेस में जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। आज हमारे साथ प्रदेश के दो दिग्गज पत्रकार हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश की सियासत में क्या होने वाला है। विधानसभा का चुनाव क्या रिजल्ट परिणाम देगा, किसका परिणाम भारी होगा। तो मेरे राइट हैंड पे बैठे हैं रविंद्र राठी और लेफ्ट हैंड पे हैं शील भारद्वाज। दोनों प्रदेश की सियासत के मर्म को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, प्रदेश की राजनीति की नस नस से वाकिफ हैं। तो मैं शील जी सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि प्रदेश में क्या होने वाला है। देखिए, इस बार स्थिति पिछले 10 साल के मुकाबले बहुत ज्यादा बदली हुई है। लोकसभा चुनाव से साबित भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की इस बार ये स्थिति नहीं कही जा सकती जो पिछले 5 साल में थी या उससे पिछले 5 साल में थी। भले ही सरकार ने मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है, इसके बावजूद बहुत सुधार नहीं है। कारण क्या है वो बहुत गहरा विषय है, बहुत तमाम कारण होते हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इसमें कोई शक नहीं है कि काफी सीमा तक सुधरी है। राठी जी, आप क्या बोलते हैं? लगातार नायब सैनी कह रहे हैं कि लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार लाव लश्कर से ये दावा कर रहे हैं कि सरकार हम बना रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा रथ पे सवार हैं, कुमारी शैलजा रथ पे सवार हैं। जी, आपको अगर याद हो 2019 के चुनाव में मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे उस समय, और उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी जी। और उस समय के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने उसको लेकर तीखी तल्ख टिप्पणी भी की थी कि ये भाजपा के लिए शव यात्रा साबित हुई जी। लेकिन इस बार उस बार 75 पार का दावा भी था भाजपा का, जो 75 से ठीक लगभग आधा 40 पर आकर रुक गया था। अगर दुष्यंत चौटाला नहीं होते तो भाजपा 5 साल पहले सत्ता से बेदखल हो गई होती। लेकिन इस बार ना तो बहुत लंबे चौड़े दावे हैं, सिर्फ तीसरी बार वापसी के ऐलान हो रहे हैं। स्वाभाविक है, जब दुष्यंत चौटाला ही अपने चुनावी जीत का दावा कर सकते हैं, जिनके मेरे ख्याल परिवार के अलावा पार्टी में कुछ नजर नहीं आ रहा है आज के दिन अगर देखें तो भाजपा का भी लगातार दावा करना स्वाभाविक है। नैतिकता भी यही कहती है कि कम से कम जो सत्ताधारी दल है 10 साल से प्रदेश पर काबिज है, वो लगातार दावे करे। लेकिन प्रदेश में स्थिति भाजपा के खूब विपरीत है। इस बात का अंदाजा भाजपा सरकार की पिछले 3 महीने की कार्यप्रणाली ही दर्शाती है। 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उनको यहां से दिल्ली डिपोर्ट किया गया और यहाँ नायब सैनी को कमान दी गई। और जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था ओबीसी वोट बैंक, उस पर बीजेपी ने दांव चला। नायब सैनी शुरुआत में जो मनोहर लाल खट्टर की छाया में काम करते नजर आए, उनको बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया गया। और फ्री हैंड मिलने के बाद नायब सैनी ने तमाम वो निर्णय जो 9.5 साल के दौरान मनोहर लाल द्वारा लिए गए थे, वो नायब सैनी ने पलटे भी। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर उनका असर इतने शॉर्ट पीरियड में आना संभव नहीं था, और यही भाजपा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। जो निर्णय बीते 9.5 साल में हुए हैं वो आज गले की फांस बने हुए हैं भाजपा के लिए। भाजपा का चुनाव 90 सीटों पर नहीं, जो 40 सीटें पहले हैं उनको बचाने की बहुत बड़ी एक कवायद भाजपा को करनी पड़ेगी। अब जो बात सामने आ रही है, उनकी जो रणनीति बन रही है, जो तैयारियां चल रही हैं, यहाँ तक बातें की जा रही हैं कि भाई जो चुनाव हार चुके हैं उनको उन पर दाव ना खेला जाए। और विनेबिलिटी के लिए भाजपा ने इस बार पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक रूप से अपने पदाधिकारियों से रायशुमारी करवाई है कि आपका पसंदीदा कौन है। आमतौर पर आप देखेंगे पंडित जी, पार्टी नेतृत्व टिकट देता है और उसके बाद उम्मीदवार चुनाव हार जाता है तो ठीकरा नेतृत्व पर फूटता है, और कार्यकर्ता पदाधिकारी एक फील्डिंग लगाते हैं कि भाई आप लोगों ने हमारी पसंद के विपरीत व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा। इस बार भाजपा उस चीज से बचना चाहती है और वो जीत हासिल करने के लिए जो सर्वाधिक पसंदीदा उम्मीदवार है उसको चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। जी शील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने मुझे ये कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद माहौल बदल गया है। लोकसभा चुनाव में ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि लोकसभा चुनाव में तो 50-50 का था मुकाबला, आपस में कांटे का है। अगर आप लोकसभा चुनाव को पैमाना मानेंगे तो 5 सीटें भाजपा की है, 5 कांग्रेस की हैं।
तो ऐसा तो कतई नहीं है कि हवा बदल गई, तो फिर वो कैसे निष्कर्ष निकाल दिया आपने? ये बात सच है। मैं बिल्कुल साफ तौर पे किसी को भी रास्ता साफ नहीं दे रहा। अभी किसी के लिए बिल्कुल लाइन साफ पड़ी है, क्लियर पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी साफ नहीं है और कांग्रेस के लिए भी साफ नहीं है। ये बात सच है कि भी पहले की अपेक्षा मामला बहुत सुधरा है, लेकिन जो राजनीतिक माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, वो खासतौर से कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता एकटार थी जो सीधे तौर पर पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ फालतू ही माहौल तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि जनता क्या करेगी। जनता का तो पता लगेगा। ये बात सच कह लो कि लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कांग्रेस के प्रत्याशी के मुकाबले बहुत ज्यादा पीछे रहा। लेकिन साफ तौर पर ये नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता जब उतरेंगे मैदान में, तो स्थिति बदल भी सकती है। नहीं राठी जी, कांग्रेस ने एक परसेप्शन गढ़ा लोकसभा चुनाव के बाद, हालांकि मुकाबला बराबरी का था, लेकिन एक परसेप्शन गढ़ा जो लगातार कांग्रेस ने प्रचार किया कि अब की बार क्योंकि हमने 5 सीटें जीत ली हैं तो कांग्रेस की हवा बनी हुई है प्रदेश में, तो 5 सीटें तो भाजपा को भी मिली। उस परसेप्शन के पीछे क्या कारण रहे? जी आप सीधा सीधा देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना कीजिए। भाजपा 10 से 5 पर आई है और कांग्रेस 0 से 5 पर आई है। दोनों में अंतर है। कांग्रेस +5 हुई है और भाजपा -5 हुई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ गए। हरियाणा की जहां तक बात करते हैं, दूसरी चीज कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास उनका वर्तमान में सबसे बड़ा तुरुप का इक्का नरेंद्र मोदी उनके पास था। नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये स्थिति नहीं है। नायब सैनी को जुम्मा 3 महीने नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री बने, और वो इतना लोकप्रिय चेहरा नहीं है कि भाई उनके नाम पर भाजपा को अपार जनमत मिल सके। तो लेकिन कांग्रेस के पास ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा में एक स्वीकार्य नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। ऐसी स्थिति शैलजा सुरजेवाला भी अपने अपने एरिया में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। तो जो कुल मिला के देखें ना, आज के दिन कांग्रेस के लिए केक वॉक वाली स्थिति है, बशर्ते वो उम्मीदवारों के चयन में गच्चा ना खाए। जो स्थिति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झेलनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारों के चयन के कारण, अगर ऐसा कोई खेल नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि विधानसभा चुनाव में जाते हुए कांग्रेस को फायदा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को झेलने के लिए जो तमाम प्रयास भाजपा सरकार को करने चाहिए थे, वो करने में बहुत देरी कर दी। और जितनी चोट लोगों पे, हरियाणा की जनता को जो चोट लगी थी, उस पर मरहम जितना लगना चाहिए था वो नहीं लग पाया है। आप देखें, सरकार को ये तक आभास नहीं था कि चुनाव की घोषणा एकदम से हो पाएगी। जो निर्णय, जो घोषणाएं हो रही थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, और उससे पहले ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। और जो कुछ फैसले सरकार को लेने की अटकलें लग रही थी, वो फैसले भी रुक गए। तो जो परसेप्शन है ना, वो कांग्रेस के पक्ष में सीधा सीधा यूं बनता दिख रहा है कि पब्लिक में एक माहौल बन गया है कि भाई भाजपा तो 10 से आधे पे रह गई और कांग्रेस जो है वो 0 से 5 पर गई है। जो बाकी 5 सीटें हैं, गुड़गांव रही हो, कुरुक्षेत्र रही हो, वहां भी कांग्रेस बहुत नजदीक थी। तो कांग्रेस को इसलिए संजीवनी माने। पिछली बार चुनाव में अगर देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था दोनों के बीच में। लेकिन इस बार इनेलो जेजेपी, आप पंडित जी, हमने पहले इस मामले में विश्लेषण किया है कि 15 से 17 सीटें ऐसी थी जो जेजेपी ने कांग्रेस को हरवा दी और बीजेपी को जितवा दी, या जेजेपी वहां पर जीत गई। अब स्थिति नहीं है। अब जेजेपी का वोट बैंक वहां से आसमान से जमीन पर आ चुका है, और ऐसी स्थिति में उसका सीधा फायदा, जो वोट जेजेपी को गई थी, हम जो हरियाणा को समझते हैं, वो वोट भाजपा को जाने की बनिस्बत कांग्रेस में जाती अधिक दिख रही है। जी शील जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रदेश की 31 अर्बन सीट्स हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सीट्स के बारे में बात करेंगे या फिर आपके बहादुरगढ़ के बारे में बात कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। ऐसी एक सीट हांसी भी है, वो भी अर्बन सीट कहलाती है। ऐसी एक सीट टोहाना भी है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है लेकिन अर्बन सीट्स हैं। ऐसी 31 सीट्स हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का अधिकतर में पलड़ा भारी रहा है। अगर रोहतक शहर को छोड़ दें या फिर सिरसा शहर को छोड़ दें या फिर अंबाला को छोड़ दें, बाकी अन्य सारी सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी बेटर कर गई।
आप सोनीपत को ले लें, सोनीपत में भारी अंतर था, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट और भाजपा के कैंडिडेट में। हिसार सिटी को ले लें, वहाँ भी भारी अंतर था। तो जो अर्बन सीट्स हैं वहाँ बीजेपी आज भी बेटर है। तो हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सरकार बदल जाएगी या नहीं? 31 सीट्स के बारे में तो वो लोग खुद मान रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी ये परेशानी की घड़ी है कि जो अर्बन सीट्स हैं वहाँ कांग्रेस का क्या होगा। अर्बन सीटों में ये बात सच है कि सभी सीटों में, इसमें ये केवल अर्बन नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की सीटें भी ऐसी बहुत हैं जहाँ कांग्रेस के, आप रविंद्र जी कह रहे हैं भी कांग्रेस अगर सही प्रत्याशी का चयन कर ले, तो सही बंदे को टिकट दे दे, तो स्थिति बदल सकती है, भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से खिलाफ हो सकती है। लेकिन है तो नहीं। अब बहादुरगढ़ सीट को ही देख लीजिए आप, यहाँ पर कांग्रेस में जबरदस्त सिर फुटबॉल की स्थिति है टिकट के लिए। राजेश जून है एक उम्मीदवार, उधर राजेंद्र जून है। अगर पूर्व की स्थिति को देखें तो राजेंद्र जून 3 बार विधायक रहे, इनके पिता 1 बार विधायक रहे, पार्टी में इनका प्रभाव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी राजेश जून कर रहे हैं, उनकी पूरी जिद है। पिछली बार भी बताते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनसे वायदा किया था कि अगली बार टिकट आपको देंगे। और ये स्थिति केवल बहादुरगढ़ सीट पर नहीं है, बताते हैं कि हरियाणा की बहुत सीटें ऐसी हैं जहाँ आपसी सिर फुटबॉल टिकट के लिए कांग्रेस के नेताओं में चल रही है। ऐसी स्थिति अगर रही तो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा ही हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह मैनेज कर लेती है, तो उसमें भारत ऊपर के उन नेतृत्व की कसक हो, उनकी ये प्रेशर हो, चढ़ाते हैं, उनका प्रेशर हो। लेकिन कुछ सीमा तक वो कथित अनुशासन कह लीजिए, लेकिन वो कुछ न कुछ फिर भी काफी हद तक मान लेते हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस में तो देखो प्रांतीय नेतृत्व में भी जबरदस्त प्रोटोकॉल है। आज तक रणदीप सुरजेवाला नहीं साथ रह पाए भूपेंद्र हुड्डा के, उधर किरण चौधरी पार्टी छोड़ के ही चली गई, शैलजा अलग रथ पे शैलजा अलग अपना रथ चलाती हैं। तो आज तक भूपेंद्र हुड्डा पे पार्टी के 3-4 जो प्रमुख नेता हैं वो एक मत नहीं हो पाए। नहीं राठी जी, कांग्रेस का मैं आपकी बात मान लेता हूं कि कांग्रेस ने 5 सीटें प्लस की हैं, भाजपा ने 5 माइनस की हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जहां हर कार्यकर्ता की जरूरत पड़ती है, उनके पास देखिए उनकी एक समस्या, जहां तक मुझे लगता है कांग्रेस में एक समस्या है, वहां पे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, नेताओं के कार्यकर्ता हैं। ये हुड्डा का कार्यकर्ता है, ये रणदीप का कार्यकर्ता है, ये कुमारी शैलजा का कार्यकर्ता है। तो उस स्थिति में वो कैसे मुकाबला करेंगे? जी, विधानसभा स्तर पर अगर हम आए ना, तो इससे भी नीचे स्थिति है जी। जैसे अभी शील जी कह रहे थे कि बहादुर की बात करें, ये राजेश जून का कार्यकर्ता है, ये राजेंद्र जून का कांग्रेसी है, ये रवि खत्री का कांग्रेसी है जी, ये फलाने का कांग्रेसी है। ये स्थिति हर शहर में है जी। जहां जहां आप देखेंगे, ठीक बात है कि कांग्रेस में आज के दिन सर्वाधिक लोग हैं जो टिकट चाहते हैं। कारण भी है कि माहौल बनता हुआ दिख रहा है जी। तो लेकिन स्थिति ये है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव भी कार्यकर्ताओं के दम पर नहीं जीता। वोट जनता देती है, और जनता में एक परसेप्शन बन गया कि जो हमारी उम्मीदें, आशाएं, आकांक्षाएं थी सरकार से, भाजपा सरकार 10 साल में उन पर खरा नहीं उतरी, और इसलिए लोग वोट देने के लिए उस दिन, जो मतदान का दिन होता है इस बार 1 अक्टूबर तय है जी, तो ये स्वाभाविक है कि आप देखें तो 2 नेताओं मेरे को इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुमारी शैलजा और दीपेंद्र के अलावा मैं नहीं मानता कि 10 उम्मीदवारों ने उतनी मेहनत लोकसभा चुनाव में की जितनी इन 2 लोगों ने की। इनकी जीत भी अलग से नजर आती है। पब्लिक में गए, टक्कर मारी, कपड़े फड़वाए, खूब मेहनत की, दिन रात इन लोगों ने प्रचार किया। अब बात विधानसभा चुनाव की आती है, खूब धड़ेबाजी है। विधानसभा स्तर पर भी हर शहर में 4 से 5 अलग अलग गुट है, लेकिन यही स्थिति भाजपा के साथ भी है। भाजपा के भी 5-5, 4-4, 6-6 उम्मीदवार हर शहर में हर सीट पर हैं। अभी जो अर्बन सीट वाली आप बात कर रहे थे पंडित जी, आप देखें जैसे कुरुक्षेत्र सीट है, वहां पर बिल्कुल नाम मात्र के 1000-1200 वोटों से अरोड़ा हारे थे, सुधा जीते थे जी। यमुनानगर भी अर्बन सीट है, वहां पर 500 कुछ वोटों से इनेलो के दिलबाग सिंह हारे थे। आप कैथल में आ जाए, रणदीप सुरजेवाला भी 700 वोटों से, 1000 से कम वोटों से हारे थे। ये अर्बन सीटों का हाल है जी। और ऐसी स्थिति अन्य अर्बन सीटों पर भी है। अर्बन सीटें हमेशा से ही भाजपा का गढ़ रही हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो पंडित जी बीते 10 सालों में शहरों की हालत गांव से बदतर हो गई है। हम अब बहादुर के किसी गांव में जाते हैं, वहां आपको 4 सड़कें मिलेंगी, 4 में से 3 टूटी हुई मिलेंगी, आपको 1 सड़क ठीक मिल जाएगी। आप शहर में घूमिए,
आपको 100 सड़कों में 100 की 100 टूटी हुई मिलेंगी। शहरों के लोग बीते 10 साल में सर्वाधिक परेशान हुए हैं। ये सरकार ने समझा भी। जब भी भाजपा की मीटिंग होती है, हम नेता, भाजपा के नेता भी खुलकर बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे हरियाणा के भाजपा के जो नेता हैं वो इस बात से त्रस्त थे कि प्रॉपर्टी आईडी, जी, एनडीसी जिसको हम बोलते हैं, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा के शहरों में सबसे ज्यादा लोग इन दो चीजों से परेशान रहे। उसके बाद सड़क, पानी और बिजली। बिजली की स्थिति हरियाणा में सुधरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो 2 साल पहले स्थिति थी उसमें काफी सुधार आया है अब लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन सड़कों के मामले में पिछले 5 साल में हरियाणा में किसी शहर में काम नहीं हुआ। पहले तो ये लगता था कांग्रेस राज में कि रोहतक के शहर, झज्जर के सड़कें और सोनीपत की सड़कें अच्छी हैं, बाकी हरियाणा का बेड़ा गर्क है। लेकिन अब ये स्थिति है कि इन तीन जिलों में भी सड़कों का बेड़ा गर्क है। शहरों में इसीलिए आज भाजपा फंस रही है कि इन शहरों में, हरियाणा के जो 30-31 शहर आप बता रहे हैं, 40 शहर बता रहे हैं, उन सीटों पर भाजपा इसलिए फंस गई कि वहां का मतदाता सरकार की नीतियों से परेशान है, त्रस्त है, और 10 साल में सरकार ने उसका समाधान करने के लिए यथोचित प्रयास नहीं किए। आपको सीधी क्या लग रहा है, मनोहर लाल खट्टर के बाद, नायाब सैनी आने के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं चाहिए? इसमें तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते भी। स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं चाहिए? नहीं, नायाब सैनी ने बहुत लेकिन आप प्रयास तो किया, देखिए, हर जो समस्या थी उसका निदान करने की कोशिश की। प्रयास किया, लेकिन प्रयास उन प्रयासों में बहुत देरी होगी, बहुत विलम्ब हुआ जी, अगर ये इसी तरह के प्रयास पहले हो जाते तो शायद ज्यादा जनता जुड़ सकती थी। कुछ चीजें हैं जो मनोहर लाल की बढ़िया कही जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं, और इतनी बढ़िया कही जा सकती है कि पिछले कई दशक में शायद इतने बढ़िया काम नहीं हुआ। भर्तियों, नौकरियों में भर्तियों का मामला है, इसको ले लीजिए आप। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मैं आज आपको तमाम कितने बच्चों से मिलवा सकता हूँ, कितने बड़े दूसरे लोगों से, अधिकारी, जो कर्मचारी, क्लास 1 की बात हो, क्लास 2 की बात हो, क्लास 3 की बात हो, भर्तियां पारदर्शी तरीके से हुई है। तो मनोहर लाल जी की ये बात याद हमेशा रखी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो स्थिति अब, लेकिन बहुत भर्तियां कोर्ट में चली गई या दूसरे कारण रहे, वो पेंडिंग रही है, वो भर्तियों के प्रयास कर रहे हैं, वो भर्तियां नहीं हो पाई। तो नायब सिंह सैनी के आने से कितना सुधार होगा ये भी नहीं, स्पष्ट साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। उनकी अपनी क्वालिटीज थी, इनकी अपनी क्वालिटीज। राठी जी, एक कांग्रेस का हम लगातार बोलते हैं कि कांग्रेस में कंट्राडिक्शन है, आपस में नेताओं की विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन अब भाजपा को अनुशासित पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब स्थिति उससे विकट नजर आ रही है। अनिल विज का जो प्रकरण आपने देखा, उनको किसी कमेटी में नहीं रखा गया, बाद में वो प्रदेश के प्रभारी से मिले, फिर वो उनका कमेटी में नाम आ गया। तो अब उनका एक पुलिस कर्मचारियों का पदोन्नति हुई, उसके बाद तुरंत बाद उनका तबादला नूह कर दिया गया अम्बाला से, उससे वो काफ़ी हड़बड़ाए, सीएम से भी बात की। तो ऐसी स्थिति, कांग्रेस वाली स्थिति भाजपा में भी पनप रही है क्या? आप पंडित जी, ये चीज ना रामविलास शर्मा से शुरू हुई थी जी। सबसे पहले तो आपको ध्यान हो तो वहां एक जेसीबी चली थी नारनौल में, और उस पर रामविलास शर्मा ने मुख्यमंत्री से बात भी की, लेकिन जेसीबी रुकी नहीं। तो वहां से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना रोष जाहिर किया। उसके बाद भी आप देखें तो पीछे जब नॉमिनेशन हुए लोकसभा चुनाव के, तो हिसार की बात है शायद, रामविलास शर्मा वहां से रूट के भी निकले, और अनिल विज का भी आपने नाम ले रहे हैं। कुछ और नेता भी ऐसे हैं, बड़े नेता हैं, जिनके साथ जो उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए था उनके कद के अनुरूप, वो नहीं दिया गया। कई जगह पर उनकी अवहेलना भी हुई, और कई जगह उनके साथ अपमानजनक असहज स्थिति भी उत्पन्न हुई भाजपा राज में ही। तो स्वाभाविक है, जब आपसे काफी कनिष्ठ व्यक्ति आपके ऊपर जब उसको बैठाया जाता है, तो एक वो जो संतुलन साधना होता है पंडित जी, वो शायद साधने में भाजपा हरियाणा में नाकाम रही है। जो बड़े नाम हैं वो आज पीछे बैठते हैं, या उन्हें कई बार मंच पर कुर्सी नहीं मिलती है। ये हमें पंचकुला में अमित शाह जब आए तब भी देखने को हमें मिला कि सांसद और तमाम बड़े नेता कुर्सियों को तरस रहे थे। तो जो ये संतुलन है वरिष्ठ का और कनिष्ठ का, ये जहां भी गड़बड़ाएगा वहां असंतोष और असुविधा स्वाभाविक है, हर जगह होता है। कांग्रेस की बात नहीं है, और अब तो ज्यादातर कांग्रेस के नेता भाजपा में भी आ चुके हैं, बहुत सारे सांसद भी बने, विधायक भी बने, और आगे कतार में भी लगे हैं। तो भाजपा का कांग्रेसीकरण भी जो भाजपा की आज स्थिति है उसके लिए काफी हद तक जिम्मेवार है। मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि आज की स्थिति में
जी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 42-46 का जो गैप रहा, बाद में जी। 4 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी अलग हो गई। जी, जी। तो आज की स्थिति में अगर विधानसभा चुनाव है तो आपको क्या लगता है कितना कितना? मैं ये मानता हूँ पंडित जी 30, 55 और 5। जी 55 में कांग्रेस की मेरे को लगती हैं सीटें, 5 सीटें मैं अन्य को दे रहा हूँ जी और 30 सीटें मैं बीजेपी को दे रहा हूँ, जो मुझे वर्तमान परिदृश्य लगता है। आपको क्या लगता है शील जी क्या रहेगा? राठी जी ने क्लियर कट कर दिया कि इन्होंने 5, 50, 55, 30। फिलहाल मैं रविंद्र जी की बात से काफी सहमत हूँ, जी लेकिन परिस्थिति कितनी बदल सकती है ये भी तो आप नहीं कर सकते ना। जी जी अभी तो भारतीय जनता पार्टी के महारथी उतरे ही नहीं है मैदान में। नहीं, महारथी तो कांग्रेस के पास भी है। बेशक से हो, जी लेकिन सत्ता किसकी है ये भी तो देखो ना। सत्ता का प्रभाव केंद्र में जिसकी सत्ता है उसका असर नहीं मानो है क्या? जी मानेंगे, ठीक है। तो अब फिर आपको क्या लगता है कि डाटा फिलहाल तो ये स्थिति देखिए, रविंद्र जी वाली नरेंद्र बात मोदी मुझे सही लगती कोई है, लेकिन नए- 5 सीटें आप किसको दे रहे हैं रविंद्र जी जानना चाहता हूँ। निर्दलीय भी हो निर्दलीय- सकते हैं, निर्दलीय भी जज्बा- इनेलो की भी हो सकती है, दुष्यंत की खुद की भी निकल जाए, अभय चौटाला भी निकाल लें, आम आदमी पार्टी का भी कोई विधायक आ जाए। 5 सीटें अन्य लोग, 5 लोग ऐसे सक्षम हैं जो जीत सकते हैं। आप क्या कहेंगे? आप इस आंकड़े को क्या कहते हैं? फिलहाल मैं रविंद्र जी के आंकड़े से लगभग सहमत हूँ। लेकिन डाउट है, डाउट नहीं है, डाउट इसलिए नहीं है कि स्थिति सुधरेगी। सुधरेगी। भारतीय जनता पार्टी के जब महारथी मैदान में उतरेंगे तो हवा बदलेंगे निश्चित है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? दोनों दिग्गजों ने प्रदेश की सियासत पर हर पहलू पर प्रकाश डाला। प्रदेश की सियासत के बारे में इन्होंने गुणा भाग भी कर दिया कि कौन कितनी सीटें ले रहा है। अगली बार फिर मुलाकात होगी विशेष अपने कार्यक्रम में, विशेष दिग्गजों के साथ। हम आपसे मिलते रहेंगे विधानसभा चुनाव तक। नमस्कार।